अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं? सो वी आर बैक अगेन। तो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? हम बात कर रहे थे कि भाई बेसिकली कोई चीज़ अगर मैग्नेट है तो वो मैग्नेट इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स की अलाइनमेंट हुई हुई है, और वो अलाइनमेंट अगर परमानेंट है तो पैरा, ठीक है, अगर वो थोड़ी देर के लिए है तो फेरो, और अगर वो अलाइनमेंट हो ही नहीं पा रही तो डाई। ठीक है ना, ये तो सिंपल मेथड है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कंडक्टर है, कौन है ये? कंडक्टर है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कंडक्टर की सिंपल डेफिनेशन यही है ना, जो एनर्जी को अपने अंदर से पास होने दे, चाहे वो थर्मल हो या फिर इलेक्ट्रिकल। गॉट इट? यही डेफिनेशन है ना। क्या? कंडक्टर उसको कहते हैं जो कि एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करे, लेकिन उसके बरक्स की लकड़ी ये एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करेगी। ये अगर एक जगह एनर्जी होगी तो दूसरी जगह तक एनर्जी को आने नहीं देगी। दिस इज एन इंसुलेटर, दिस इज एन इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर हो या इंसुलेटर, बेसिक फर्क किस चीज का है? हाउ डू वी डिफाइन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर? मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ाई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि कोई चीज़ कंडक्टर है तो वो क्यों है, और इंसुलेटर है तो वो इंसुलेटर क्यों है, हम क्यों उसे इंसुलेटर कहते हैं, या क्यों वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पा रहा, और क्यों कंडक्टर एनर्जी ट्रांसपोर्ट करवा पा रहा है। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। Free electrons are the electrons responsible for the process of conduction. लिख लें, free electrons are responsible. Free electrons are responsible for conduction process. ठीक है, तो इसी के नीचे ये भी लिख लें, conductor has more free electrons on the surface. A conductor has more free electrons on the surface, and an insulator has less free electrons on the surface. अच्छा, जो कुछ भी होगा, keep in mind, जो कुछ भी होगा सब कहाँ होगा? सरफेस पे। All phenomena have to be on the सरफेस। वोल्टेज भी सरफेस पर अप्लाई होगा, करंट भी सरफेस पर ही होगा, रेजिस्टेंस भी सरफेस से ही जनरेट होगी, कंडक्टिविटी भी सरफेस पर ही होगी, टेम्परेचर का इफेक्ट भी नॉर्मली सरफेस पर ही होता है। ठीक है, जो कुछ भी होगा सरफेस से होगा। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, उसकी निशानी है कि वो शाइन करेगा। क्या करेगा? शाइन। कंडक्टर जो होगा शाइन करेगा। और जो इंसुलेटर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसकी निशानी ये है कि वो शाइन नहीं करेगा, डल होगा। जैसे कि ये एक इंसुलेटर है, ठीक है ना। अच्छा, मैं बोर्ड पे एक सिचुएशन प्लॉट करता हूं कि वोल्टेज अप्लाई करने से पहले कंडक्टर की सरफेस पर क्या हो रहा था, और वोल्टेज अप्लाई करने के बाद सरफेस पर क्या हुआ, और फिर हम इस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है, हेनरी ऑरेस्टेड से रिलेटेड, कि उन्होंने कुछ अजीब व गरीब सा डिस्कवर किया किसी ज़माने में। क्या डिस्कवर किया? वी विल एक्सप्लोर। ओके, तो पहली बात ये है कि हम ये समझ रहे हैं, अब बेसिक रूट हमने समझ लिया। वो क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, डायपोल्स जनरेट होंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गई तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। कीप द रूट कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। ठीक है, चार्ज, उसकी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है,
फिर एक्सेलरेशन की वजह से डायपोल्स बनेंगे, डायपोल्स की अलाइनमेंट होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, चाहे पैरा हो या फिर फेरो। नहीं हो पाया तो डाई। सही है ना, स्टेप बाय स्टेप है, राइट इट। आप चाहें तो अपने स्टेप्स में उसको लिख लें बात को। क्या? चार्ज, फिर चार्ज के बाद एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद डायपोल्स, फिर डायपोल्स की अलाइनमेंट यानी मैग्नेटाइजेशन, और फिर उसके बाद मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, तो ये एक कंडक्टर की सरफेस है। कौन सा कंडक्टर? मैं ये ले लेता हूँ, ये मुझे लग रहा है सिल्वर का है। सिल्वर कंडक्टर है, आम अल्फाज में हम उसे चांदी कहते हैं, राइट। इसकी सरफेस पे इस वक्त क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इस सिल्वर को फिलहाल कोई वोल्टेज नहीं दिया, ठीक है, इस सिल्वर के कोई करंट नहीं प्रोवाइड किया। अभी इसकी सरफेस पर यह हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ अटैच होते हैं लेकिन ऑर्बिट को फॉलो नहीं करते। यू कैन राइट डाउन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उर्दू में लिख लें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं लेकिन ऑर्बिटल्स को फॉलो नहीं करते। दे आर ऑलवेज ऑन द सरफेस, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ अटैच होते हैं, ऑर्बिट को फॉलो नहीं करते, ठीक है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। सिचुएशन है चांद रात की, वाह, चांद रात है, 10-11 बजे मुफ्ती साहब ने कहा है सुबह ईद है, राइट। अब पूरी आवाम 8 नंबर मार्केट के अंदर घूम फिर रही है, तो कभी बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गई, मदर्स भी आ गई, मेरे बच्चे की चश्मा रह गया, घड़ी रह गई, मेरी बेटी का बैंड रह गया, राइट। एक मछली मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। वो हर कोई अपनी मर्जी से, कोई कहाँ जा रहा है, किसी को धक्के मार रहा है, कहाँ जा रहा है, nobody knows, right? This is the situation. Really it happens on the surface of the conductor. ये बहुत अच्छा फिनोमेना है याद करने के लिए कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे वोल्टेज अप्लाई करने से पहले चांद रात होती है। क्या होती है? चांद रात होती है, राइट। मैंने इसको दे दिया है कोई वोल्टेज, तो ऑब्वियसली जब मैं इस कंडक्टर को सपोज वोल्टेज दूंगा, और अगर मेरे पास बैटरी है तो बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ लगाऊंगा, एक टर्मिनल यहाँ लगाऊंगा। अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो एक तार यहाँ लगा दूंगा, एक तार यहाँ लगा दूंगा, सही है, वोल्टेज अप्लाई हो गया। अब वोल्टेज कौन है? वोल्टेज एक पुलिस वाला है। कौन है? पुलिस वाला, थोड़ा सा सख्त पुलिस वाला है, फौजी है ये दिमाग से, ठीक है। ये क्या करेगा? ये बोलेगा नहीं, ये डिसिप्लिन में नहीं हो, तो तुम्हें डिसिप्लिन में आना है, और आने के लिए या तो तुम मूव करो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर मूव करो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब ये क्या करेगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की सरफेस पे थे, राइट, उनको बोलेगा भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो हाई से लो या फिर लो से हाई। अगर डीसी होगा तो एक ही डायरेक्शन होगी, अगर एसी होगा तो 2 डायरेक्शंस होंगी, लेकिन रैंगलिंग सिचुएशन होगी। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सही, लेकिन रेंगता हुआ जाएगा। डीसी में सीधा सीधा जाएगा, सही है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुलिस वाले ने अलाइन किया
तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की या नहीं की? क्या इन्होंने अपनी वेलोसिटी चेंज की या नहीं की? क्यों? क्योंकि वोल्टेज का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। मैं हाई वोल्टेज दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी भी हाई आ रही है। जितनी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। सही है ना? सही है। 120 वोल्ट का मतलब है एक मंजिल से जंप करना, 11,000 वोल्टेज का मतलब है 100 मंजिल से जंप करना। कि स्पीड किस में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसे? पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है? हाँ, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है? यस। भाई पुलिस वाले ने आके क्या कहा? उसने कहा भाई भैया मछली मार्केट बंद करो, लेडीज सारी एक तरफ, जेंट्स सारे एक तरफ। अब ना चाहते हुए भी सबको उसने अलग अलग कर दिया। राइट। नहीं चाहते ना लोग, भाई नहीं चाहते। चांद रात में सब चाहते हैं कि बगैर घर वाले भी हों तब भी गले मिल जाएं। राइट। हाँ, फैक्ट है। हमारी सोसाइटी का एक बुरा फैक्ट है। यहाँ अगर मैनर्स इतने होते तो फिर बात ही क्या थी, फिर इसके आने की ज़रूरत क्या थी? राइट ना? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना चाहते हुए भी अलग अलग हो जाओ, ये तकलीफ दे अमल है। वो हो गए। जैसे ही वो हुए तो जिस वेलोसिटी से पहले मनमौजी चल रहे थे, पुलिस वाले ने कहा नहीं मेरी मर्जी से जाना है, मैं कह रहा हूँ दौड़ के निकलो। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। वेलोसिटी चेंज, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हुई हो या डायरेक्शन में हुई हो, एक्सेलरेशन का इफेक्ट जनरेट हो गया। वंस एक्सेलरेशन का इफेक्ट जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गई। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जैसे ही एक साथ एक्सेलरेट करेंगे, बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल्स एकदम बनना शुरू हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दो। एक तो उनकी अपने इस सर्कुलर मोशन की वजह से थी, जो कि ऑर्बिटल के पास थी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास भी बनना शुरू हो गई। उनकी पहले नहीं बन रही थी क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। जैसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इलास्टिक है, कहीं पर भी चले जाएं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो सिचुएशन थी वोल्टेज देने से पहले। देयर वाज जीरो एक्सेलरेशन। अब क्या हुआ? एक्सेलरेशन दे दी, मैग्नेटिक डायपोल्स बनना शुरू हो गए। जैसे ही मैग्नेटिक डायपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बने, कंडक्टर मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग गया। ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक साइंटिस्ट हैं हेनरी ओरेस्टेड उनका नाम है। वो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये उन्होंने देखा कि एक टेबल के ऊपर एक कंडक्टर रखा, इत्तेफाक से कंपास वहां कोई रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कंपास। इत्तेफाक है। तो उस कंडक्टर के अंदर करंट था। उन्होंने देखा कि जैसे ही कंडक्टर के पास कंपास गया तो कंपास की नीडल जो थी वो हिलने लग गई। उन्होंने कहा ये हिलेगी तभी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट करेगी। ये तभी हिलेगी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी। ठीक है कशिश? तो उन्होंने ये कहा, हेनरी ओरेस्टेड ने, कि जो कंडक्टर था अगर उसके पास ये नीडल हिल रही है
तो इसका मतलब कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। एंड दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक है। बेसिकली करंट से नहीं है, वोल्टेज ने चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया, जिसकी वजह से डायपोल्स बने और फिर डायपोल्स बनने की वजह से मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी का रिवर्स भी है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है या नहीं, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है? जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम ये डिस्कवर करते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या ताल्लुक है। जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ये डिस्कवर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज या करंट का क्या ताल्लुक है, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वोल्टेज या करंट जनरेट किया जा सकता है। तो जो मैंने पहले सवाल पूछा कि भाई पंखा कैसे चलता है, पंखा ऐसे चलता है। पंखे के अंदर कंडक्टर है, कंडक्टर को करंट दिया जाता है, करंट मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फील्ड बनती है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी अप्लाई होना शुरू हो जाती है। फील्ड है तो फोर्स भी है, फील्ड है तो फोर्स भी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। ठीक है, आपकी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है, आपकी वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है, जूसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है। इवन आपका सेल फोन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना पे ही काम करता है। कैसे मैसेज आता है, कैसे मैसेज जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। ठीक है, नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे टरबाइंस क्या होती हैं, जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उस पर। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।